हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कनेक्टिंग डॉट्स। तो हमने प्रीवियस इस वीडियो के अंदर आरबीआई के बारे में स्टडी की थी, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे सेकंड पार्ट के अंदर। आरबीआई को बैंकर ऑफ बैंक कहा जाता है, ये तो आपको पता होगा। ये एक सेंट्रल बैंक है इंडिया का। ओके, सबसे फर्स्ट जो डेट हमारे पास है 1926। 1926 में हिल्टन यंग कमीशन फर्स्ट कमीशन था जिसने रिकमेंड किया था आरबीआई के बारे में कि इंडिया के अंदर एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए। इस रिकमेंडेशन के पीछे फर्स्ट ये था कि सेपरेट द कंट्रोल ऑफ करेंसी एंड क्रेडिट सेकंड कमीशन चाहता था कि इंडिया के अंदर एक लीगल बैंकिंग सिस्टम जो है वो इनहेंस हो। इसी रिकमेंडेशन के बेसिस पे आरबीआई एक्ट 1934 में आया। ऑन द बेसिस ऑफ आरबीआई एक्ट 1934, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई स्टेब्लिश हुआ कलकत्ता में। जिसे बाद में 1937 के अंदर मुंबई शिफ्ट कर दिया गया। अभी तक ये ओवरव्यू है। 1947 में आफ्टर इंडिपेंडेंस जो टोटल शेयर थे इंडिविजुअल्स प्लस गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, वो सारे ट्रांसफर हो गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। दिस मीन्स अब आरबीआई आंसरेबल हो गया पार्लियामेंट के और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। आरबीआई की ओनरशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास थी। अगर प्रॉफिट आता है आरबीआई को तो अब उसे डिविडेंड के रूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देना होगा। लेकिन अभी लेटेस्ट अगर आप 2023-24 फाइनेंशियल ईयर की बात करेंगे हम, तो आरबीआई ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 2.10 प्लस लाख करोड़ का डिविडेंड दिया है। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक अच्छी इनकम सोर्स होती है आरबीआई के द्वारा। ये भी एक पॉइंट है हमारे पास। 1935 में सर ऑसबोर्न स्मिथ अपने फर्स्ट गवर्नर थे। उसके बाद फर्स्ट इंडियन गवर्नर जो थे वो है सीडी देशमुख। 1943 ये अगस्त के अंदर बने थे। जब 1948 में ओनरशिप मिल गई, फिर आरबीआई के लिए एक एक्ट आया था, उसे था बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949 में 1966 में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट नाम कर दिया गया। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के कुछ ऑब्जेक्टिव थे। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ये था कि अगर किसी को लाइसेंस लेना है बैंक के लिए तो उसे आरबीआई के पास जाना होगा। सेकंड, अगर किसी को ब्रांच खोलनी तो भी आरबीआई के पास जाना होगा। थर्ड, आरबीआई प्रिस्क्राइब करेगा ऑडिटिंग नॉर्म्स को, लिक्विडिटी नॉर्म्स को बैंक के लिए। फोर्थ था कि प्रोटेक्ट इंटरेस्ट करेगा डिपॉजिटर का। फाइनल फिफ्थ पॉइंट था अगर कोई वीक बैंक है तो उन्हें दो बैंकों को आपस में मर्ज करेगा आरबीआई। आरबीआई ऑफिशियल्स के बारे में अपन ने पढ़ा था। नॉन ऑफिशियल्स, ऑफिशियल्स में 1 गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर, नॉन ऑफिशियल में 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, 10 नॉमिनेटेड
डायरेक्टर्स और 4 नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट के डायरेक्टर। जो हमारे अलग अलग जोन थे वो था ये दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई। उसके अलावा 22 रीजनल ऑफिस। ओके, अब हम पढ़ने वाले आरबीआई एक्ट, जो गवर्नर और डिप्टी गवर्नर के बारे में क्या कहते हैं। आरबीआई गवर्नर और डिप्टी गवर्नर की जो ड्यूटीज और इनकी सिलेक्शन प्रोसेस आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर है। तो प्रोसीजर क्या है? आरबीआई गवर्नर के सिलेक्शन प्रोसेस के लिए फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट सर्च कमेटी होती है। ये हेडेड बाय कैबिनेट सेक्रेटरी होती है। ये कमेटी कुछ नाम डिसाइड करती है, उन नामों को कैबिनेट के अंदर भेजा जाता है। कैबिनेट के चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर होते हैं। प्राइम मिनिस्टर इन नामों में से किसी एक नाम को फाइनल करते हैं। उस नाम को राष्ट्रपति जी के पास ऑफिशियल लेटर के लिए भेजा जाता है और फाइनली आरबीआई गवर्नर की अपॉइंटमेंट हो जाती है। आरबीआई गवर्नर और डिप्टी गवर्नर के टेन्योर यूजली 3 ईयर होता है और 3 साल बाद रीअपॉइंटमेंट पॉसिबल है। अभी जो हमारे गवर्नर है शशिकांता दास, उनका सेकंड टर्म में उन्हें रीअपॉइंटमेंट मिला हुआ है। अब हम यहाँ इन 2 पॉइंट को स्पेशल पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट कहता है कि आरबीआई एक्ट 1934 empower सेंट्रल गवर्नमेंट टू supersede आरबीआई बोर्ड एंड इशू डायरेक्शन टू आरबीआई आफ्टर कंसल्टिंग गवर्नर ऑफ आरबीआई इफ दे आर नेसेसरी इन पब्लिक इंटरेस्ट। देखिए, यहाँ एक चीज आपको याद रखनी, आरबीआई एक्ट 1934 कह रहा है, 1934, ओके। लेकिन सेकंड पॉइंट हम पढ़ते हैं, देयर आर नो प्रोविजन इन कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया दैट स्पेसिफिकली गिव द सेंट्रल गवर्नमेंट द राइट टू इशू डायरेक्शन टू द आरबीआई। अब यहाँ जो सेकंड और फर्स्ट पॉइंट है वो एक दूसरे में थोड़े कॉन्ट्राडिक्टरी है, लेकिन आपको गौर करना है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं लिखा है कि आरबीआई को मानना पड़ेगा गवर्नमेंट की बात, ये लिखा है 1934 के एक्ट के अंदर। अगर एग्जाम में कहीं आता है कि स्पेसिफाई अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा है तो वो गलत हो जाएगा। ये केवल 1934 के एक्ट के अंदर लिखा है। तो दोस्तों, आगे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, वहां मैं इसको थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन कर पाऊंगा। अब हम डिस्कस करने वाले हैं मित्रों डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। तो ये इंस्टीट्यूशन है जो आरबीआई की सब्सिडियरी है। इसकी 100% ओनरशिप आरबीआई के पास है। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? सपोज ये XYZ कल कोई बैंक है और ये डिफॉल्ट हो जाता है, इसके पास कोई अमाउंट नहीं बचता है, तो क्या होगा? तो डिपॉजिटर होंगे, उनका पैसा तो डूब सकता है। इसी को सिक्योर करने के लिए आरबीआई ने CGC बनाई है। इसको 2021 में अमेंड किया गया था, जहां इसकी इंश्योरेंस कवर को 5 लाख तक बढ़ाया गया था। यानी कम मैक्सिमम 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर डिपॉजिटर को मिल जाएगा। सपोज किसी की 10 लाख रुपए है, 15 लाख रुपए है या 5 लाख रुपए है, तो आरबीआई इंश्योर करेगी उन्हें एटलीस्ट 5 लाख रुपीज तो मिल ही जाए। अब ये किस किस को कवर करेंगे? कमर्शियल बैंक को, रीजनल, रूरल, लोकल एरिया और कॉर्पोरेटिव बैंक्स को। किस टाइप की डिपॉजिट एक्सेप्टेबल है? सेविंग, फिक्स, करंट और रिकरिंग एक्सेट्रा। लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट का पेमेंट बैंकों में है तो क्या ये उसके ऊपर एप्लीकेबल है? नहीं, ये केवल सिटीजन के लिए एप्लीकेबल है। अब हम पीवाईक्यू देखेंगे। फर्स्ट है, इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी बाय कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। ओके, अगर ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे, क्योंकि हमने प्रीवियस जो वीडियो था उसके अंदर ये डिस्कशन किया था। देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स नहीं, एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट कमीशन नहीं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल नहीं, आरबीआई रिजर्व बैंक। एग्जांपल दिखाता हूं आपको, जैसे ये ओनियन है, ओके, जून 23 के अंदर ये 100 रुपए पे थे और जून 24 के अंदर ये 106 रुपए के ऊपर है। ओके, तो इनकी जो प्राइसिंग इंक्रीज हुई है वो 6% हुई ऑन द ईयरली बेसिस। ओके,
तो यहाँ जो इन्फ्लेशन है वो 6% है। ओके, तो आरबीआई की ड्यूटी है कि इन्फ्लेशन जो होनी चाहिए वो 2 से लेकर 6% या फिर 4 प्लस माइनस होनी चाहिए। ये आरबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इन्फ्लेशन हाई है तो आरबीआई मनी सप्लाई को कम कर देगा, और अगर इन्फ्लेशन 2% से लोअर है तो आरबीआई मनी सप्लाई को बढ़ा देगा। जस्ट इसका अप्रोच कर देगा। अगर इन्फ्लेशन हाई है तो मनी सप्लाई घटा देगा, इन्फ्लेशन लो है तो मनी सप्लाई जो है वो बढ़ा देगा। इसको हम अपकमिंग वीडियो के अंदर और डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबल है इन्फ्लेशन रेट के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट, द गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये स्टेटमेंट सही है जी, बिल्कुल। अभी हमने पढ़ा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई गवर्नर को अपॉइंट करती है। सेकंड, certain provision in constitutions of India give the central government the right to issue direction to the RBI in public interest। देखिए यहां थोड़ा ध्यान देना है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर ये नहीं लिखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई गवर्नर को कुछ डायरेक्शन दे सकती है। ये लिखा है आरबीआई एक्ट 1934 में। ओके, तो ये हो गया गलत। थर्ड, द गवर्नर ऑफ द आरबीआई ड्रॉ हिज पावर फ्रॉम द आरबीआई एक्ट। अभी हमने लास्ट पढ़ा था गवर्नर और डिप्टी गवर्नर की जो पावर है वो आरबीआई एक्ट 1934 में है, तो ये सही है। आंसर सी इज करेक्ट। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और इस वीडियो की पीपीटी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक्स।